नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए करीब 100 घंटे के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई है। सुरंग में 40 से अधिक मजदूर फंसे हुए हैं और मजदूरों के परिजनों का अब धैर्य पूरी तरह से जवाब देने लगा है। निर्माण एजेंसी की ओर से मजदूरों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे तेज किया गया है, लेकिन निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह करीब 4 बजे धंस गई थी। NHIDCL, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीमें फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। इसके बाद भी अभी तक एक भी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका। भारतीय वायुसेना की मदद भी ली जा चुकी है। मजदूरों के ना निकाले जाने को लेकर लोगों में चिंता और आक्रोश भी अब देखने को मिल रहा है। इधर उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना पर चल रहे बचाव अभियान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि मशीन इंस्टॉल हो गई है और वहां काम शुरू हो गया है, लेकिन सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। स्थिति थोड़ी कठिन है। सभी लोगों से लगातार संपर्क हो रहा है और उनके लिए सभी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। सभी लोग सुरक्षित हैं। वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुंच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है। वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHIDCL और भारत सरकार के अधिकारी सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीजें ठीक रहीं तो हम उन सभी को जो हमारे भाई उसके अंदर हैं उन सभी को निकाल पाएंगे। अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी, माननीय DK सिंह जी भी वहां पहुंच गए हैं, अन्य टीम भी पहुंची है। राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियां काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमने पहले से ही सभी को कहा है। हमारे मुख्य सचिव, अन्य लोग उनके सभी के संपर्क में, क्योंकि तकनीकी चीजें उन्हीं को करनी है। इधर उत्तरकाशी हादसे को लेकर सरकार लगातार राहत और बचाव का फीडबैक ले रही है। वहीं शासन की तरफ से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को पूरे ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इस विषय पर भाजपा का कहना है कि सरकार लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है और जल्द ही हम टनल में फंसे 40 मजदूरों को रेस्क्यू कर लेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथोला ने कहा है कि गृह मंत्रालय और PMO लगातार घटना पर नजर बनाए हुए है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड शासन के तमाम अधिकारी इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया जाएगा। सुरंग में सरकार ने मुस्तैदी से वहाँ पर देख रही है और हमारी जो इतनी भी आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वहाँ पर काम कर रही हैं। वहाँ पर टनल को साफ सफाई करने का काम चल रहा है। मलबा भी वहाँ लगातार आ रहा है, लेकिन अंदर जो लोग फंसे हुए उनको प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन हो या तमाम चीज़ें जो भी उपलब्ध कराने की बातें हैं, वहाँ से जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो किया जा रहा है। इस पर सरकार ने कमेटी भी गठित की है, जिसमें राधा रतूड़ी और जो कमिश्नर गढ़वाल हैं विनय शंकर पांडे, उनको जिम्मेवारी दी गई है। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, पल पल की अपडेट गृह मंत्रालय और PMO भी ले रहा है। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ फंसा है उनकी जान को सुरक्षित रखा जाए और उनको बाहर किसी भी तरीके से निकाला जाए। इस पर सरकार हर विकल्प पर काम कर रही है। आपको बता दें कि दीपावली के दिन उत्तरकाशी जिले में बड़ा हादसा हो गया था। जिले के सिलक्यारा के डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 40 वर्कर अंदर फंसे रह गए, लेकिन 4 दिन से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद श्रमिकों को बाहर नहीं निकाला जा सका है और बचाव कार्य मौके पर जारी है। ऐसे में देहरादून के जाने माने सर्जन डॉक्टर विपुल
कंडवाल ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें और कुछ सुझाव दिए हैं ताकि अंदर फंसे लोगों का जीवन बचाया जा सके। साथ ही साथ उनके सर्वाइवल को लेकर डॉक्टर विपुल का कहना है कि मैटर ये नहीं रखता कि अंदर फंसे श्रमिक 30 साल के हैं या फिर 50 से 60 साल के हैं, बल्कि ये अंदर फंसे वर्करों की लेवल ऑफ एनर्जी पर निर्भर करेगा। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले सुरंग में फंसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन है और सुरंग के मलबे को जल्द से जल्द हटाना जरूरी है, क्योंकि तभी लोगों को सेफगार्ड किया जा सकता है। मैं कल देख रहा था कि फॉर्चुनेटली मेरी गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पांडे जी से इस बाबत बात हुई। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी ऑक्सीजन की होती है, आप मानिएगा, तो उसके लिए यथावत इंतजाम कर दिए गए हैं उस टनल के अंदर पाइपलाइन, ताकि ऑक्सीजन वहां तक उन लोगों को मिल पाए। वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जा रही है। मुझे पता चला कुछ फूड चीज वहां तक पहुंच जाए तो वो चीज पहुंचाई जा रही है। तो और एनडीआरएफ अपना एग्रेसिव रेस्क्यू, यहाँ से टीम ऑलरेडी मोबिलाइज्ड हो चुकी है। अच्छी बात है कि इस समय कोई बारिश वारिश नहीं है और वो अच्छा मौसम साफ है। तो जितना अब मेन यही रहेगा कि जितना एग्रेसिव रेस्क्यू करें ताकि वो मलबा हटे और जो लोग उसमें फंसे हैं वो उससे बाहर निकल पाए। इधर उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में भू धसाव के बाद जिस तरह 40 मजदूर टनल में फंस गए हैं और 40 मजदूरों के रेस्क्यू करने में जितना समय लग रहा है, उत्तरकाशी के सिलक्यारा में भू धसाव की वजह से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद भी 40 मजदूरों का रेस्क्यू न करने से जहां कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं टनल का निर्माण कर रही कंपनी नवयुग पर भी कई सवाल लापरवाही बरतने को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के द्वारा उन तकनीकों का उपयोग टनल बनाने के लिए सही तरीके से नहीं किया जा रहा था जो जरूरी होती हैं। जानकारों की माने तो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक टीबीएम मशीन का प्रयोग भी टनल बनाने के लिए नहीं किया जा रहा था, जो सबसे जरूरी है। ब्लास्ट के जरिए टनल का निर्माण किए जाने की वजह सामने आई है और जिसकी वजह से टनल के अंदर जो भू धसाव हुआ है वो बड़े स्तर पर हो गया। जानकार बताते हैं कि यदि अगर टीबीएम मशीन से टनल की कटिंग होती तो फिर इतनी बड़ी तादाद में भू धसाव न होता। दूसरा, अगर यदि टनल के भीतर अलार्म सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा होता तो भू धसाव आने को लेकर अलार्म बज जाता और मजदूर भू धसाव आने से पहले ही बाहर आ जाते। लेकिन बताया जा रहा है कि अलार्म सिस्टम टनल के भीतर काम ही नहीं कर रहा था। कुछ तो ये भी बताते हैं कि अलार्म सिस्टम किसी भी खतरे को लेकर कंपनी के द्वारा लगाया ही नहीं गया था। हालांकि आपदा सचिव का कहना है कि अलार्म सिस्टम सही तरीके से काम नहीं किया। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि टनल के अंदर हर दिन टनल की सतह की टेस्टिंग की जाती है कि किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है। अगर कंपनी के द्वारा रोजाना टेस्टिंग टनल के भीतर की जाती तो खतरे को भांपा जा सकता था। ऐसे में कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं कि कंपनी के द्वारा रोजाना टेस्टिंग भी नहीं कराई गई, वरना खतरे को भांप लिया जाता। वहीं टनल में जैसे जैसे कटिंग होती है, ह्यूम पाइप भी साथ साथ बिछाई जाती है और जिससे कि अगर भू धसाव होता भी तो श्रमिक ह्यूम पाइप से आसानी से बाहर आ जाते, जो टनल में उस हिस्से में ह्यूम पाइप नजर नहीं आया जहां पर भू धसाव हुआ है। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के संज्ञान में तो पहली बार आया है जब ये हादसा हुई है। उससे पहले छोटे मोटे कुछ हादसे हुए होंगे, कुछ भू धसाव हुआ होगा। इसके संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग को जानकारी नहीं प्राप्त है। और चूँकि जब टनल का निर्माण हो रहा है तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें चलती रहती है। हमने इसलिए टेक्निकल टीम भेजा है कि आखिर क्या कारण रहा कि इतने बड़े स्केल पे भू धसाव हुआ है, किस प्रकार का रॉक है, रॉक को स्टेबल करने के लिए और क्या हमें उपाय करना चाहिए ताकि भविष्य में और ना हो। तो उसके लिए टेक्निकल टीम गई है और वो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम NHDCIL से विमर्श करेंगे। इधर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यह कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा नेता के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, उससे साफ हो जाता है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से संलिप्त है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि इस बार 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल कर सत्ता में काबिज होने का काम करेगी। देखिए, हम तो 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और मध्य प्रदेश में तो जो मंत्री जी के बेटे का
वीडियो जारी हुआ है, अभी तो 2 आए, एक तीसरी किस्त और है जो मेरे को सुनाई पड़ा, वो भी आ सकती है। तो बीजेपी की कलाई खुल गई। एक तरफ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और तमाम किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने मंत्रियों के बेटे अगर किसी किसान को कुचल देते कुछ नहीं बोलते, उनके सांसद महिला खिलाड़ियों का अपमान करते हैं वो कुछ नहीं बोलते, मणिपुर में लड़कियों को निर्वस्त्र किया जाता है प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, और अब उनके एक मंत्री के पुत्र के वीडियो जारी हो रहे हैं जिसमें करोड़ों की हेराफेरी की बात है, ऐसे में वो कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे में बीजेपी के हाथ से सत्ता चले जाना ही इस राष्ट्र के लिए हितकर होगा। इधर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार इस माह के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। सीएम धामी पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित होने के संकेत भी दे चुके हैं और इससे पहले राज्य में यूसीसी पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार को यूसीसी के ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर जनता को बताना चाहिए। इसके साथ ही सभी विधायकों को ये ड्राफ्ट समय से मिले ताकि सत्र के दौरान की कमियों को उठाया जा सके। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना है। सरकार जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू करेगी और ये राज्य पहला देश का राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। आपको ये भी बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया था। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि सरकार जल्दीबाजी में है। यूसीसी को लेकर कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ड्राफ्ट में गया अभी यही पता नहीं, डिस्कशन का मौका मिलना चाहिए। सरकार लाख से ज्यादा संख्या बता रही है कि यूसीसी में लोगों से चर्चा हुई, लेकिन मैं लगातार कुमाऊं और गढ़वाल के भ्रमण में हूं, मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे इनकी कमेटी ने बात की। हम लोगों को बुलाया गया था, मैंने ऑब्जेक्शन के 2 लेटर्स लिखे थे जिसमें मैंने कहा था कि आप क्या क्या आपको फीडबैक मिला है, आप क्या सोच रहे हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, उनका जवाब आज तक भी नहीं आया, इसलिए हम मीटिंग में नहीं गए क्योंकि बिना स्टडी के ये खाली सरकार की बात सुनने के लिए हमको मीटिंग्स में नहीं जाना होता है, सुझाव देने होते हैं तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है और अंदर क्या है ये पता नहीं। दूसरा, जितनी कमेटी है, चाहे थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, भोटिया जनजातियां हैं या आदिवासी हैं, उनका कोई भी प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं। ये कानून में भी है कि जो कम्युनिटी किसी भी कानून को बनाने में इफेक्ट होगी, अगर उसके लिए कोई सर्वे या कोई कमेटी बन रही तो उसमें उस कम्युनिटी का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए ताकि उनके सुझाव उसमें सम्मिलित किए जा सके। निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि देश के अंदर नागरिकों को समान कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू करने के लिए उन्होंने जो प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कमेटी का गठन हुआ, उसमें हजारों लाखों लोगों के सुझाव प्राप्त हुए। सरकार को ड्राफ्ट मिल चुका है, सरकार गंभीर है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य होगा। उसकी प्रक्रिया क्या जो भी भाग शेष है वो शीघ्र ही पूरा किया जाएगा और उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी लागू होगा। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता को लेकर आज उत्तराखंड सुर्खियों में बना हुआ है। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि आजादी से पहले से ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। वहीं यूसीसी के लागू होने से पहले ही राज्य में सियासत भी गरमाने लगी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे एक स्टंट बताया। करण माहरा ने इसे उत्तरकाशी के टनल हादसे से भी जोड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार सिलक्यारा टनल में हुए इतने बड़े हादसे की ओर भाजपा के किसी कैबिनेट और प्रभारी मंत्रियों का ध्यान नहीं गया। यूसीसी का मुद्दा और प्रचार प्रसार में जुटे भाजपा के कार्यकर्ताओं को बस वोट की राजनीति करनी आती है। यूसीसी के जारी किए गए प्रावधानों में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप को डिक्लेयर ना करने पर सजा का प्रावधान होगा और ये डिक्लेरेशन वैधानिक जरूरत होगी। वहीं इसके बारे में माँ बाप को भी सूचित किया जाएगा। तो कुछ नहीं, उनको उनका एक सेट है, उनको माँ बाप को खुश करना कि साहब लो आपने ये कर दिया तो आप बच्चों को जो है तुमसे पूछना जरूरी होगा। वो उनके दिमाग में वोट के अलावा कुछ नहीं। आज देख लीजिए उत्तरकाशी में इतनी बड़ी घटना घटी है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, इनका जो वहां का प्रभारी मंत्री वो भी नहीं गया। आज 5 दिन हो गए घटना को। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में 40 लोग मरने वाले हैं, उनकी बेचारों की हालत खराब है, मौत से जूझ रहे हैं और इनकी सरकार प्रचार में। तो बीजेपी का ध्यान केवल वोट और कहां से कैसे हम क्या करेंगे, कभी मजार, कभी मस्जिद, कभी समान नागरिक संहिता, कभी
कुछ कभी कुछ, और ये उसी का सब पार्ट है। माँ बाप को जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कुछ करने की कोशिश कर रही, तो ये निश्चित ही केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के काम है। इधर देहरादून में नेत्र रोगियों की संख्या में दिवाली के बाद से इजाफा देखने को मिला है। अक्सर ऐसे त्योहारों में पटाखे जलाते वक्त आंखों में बारूद जाने से चोट लगने का खतरा बना रहता है। गंभीरता से इस बात को ना लेने पर अंजाम बेहद खतरनाक भी हो सकता है। देहरादून के जाने माने नेत्र सर्जन डॉक्टर विपुल कंडवाल ने ये बताया कि दिवाली के बाद से ही ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। में जो अभी आपको पता ही है, एक बड़े लेवल का त्यौहार है, बहुसंख्यक समाज के लोग इसको मनाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर इंजरीज़ का भी खतरा होता ही है क्योंकि पटाखे होते हैं। तो अभी हमारे पास इंजरी के केसेस आ रहे हैं। पटाखे कोई चला रहा है या कोई बगल में खड़े होकर देख रहा है, कोई कंकड़ उछल के उसकी आंख में लग जा रहा है, और उसके बाद आज जैसे धुएं और धूल मिट्टी भी काफ़ी हो गई है, तो उससे एलर्जी और जलन के शिकायत वाले मरीज भी लगभग 20% हमारे। कोट ब्लॉक के अंतर्गत देहल चौरी स्थित मंजुल घोषेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय कांडा मेला बुधवार से शुरू हो चुका है और इस 2 दिवसीय मेले के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। परंपरानुसार कांडा गांव के मंदिर से मां भगवती की डोली ढोल नगाड़ों के साथ सिद्धपीठ मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और ऐसे में मां भगवती की ये डोली 1 महीने तक मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर में ही रहेगी। ऐसे में यहां बड़ी संख्या में मनौतियां लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर में 50 से अधिक निषाद चढ़ाए। और आपको बता दें कि श्रीनगर गढ़वाल से 20 किलोमीटर देहल चौरी स्थित मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाला कांडा मेला कभी पशु बलि के लिए विख्यात था। यहाँ सैकड़ों भैंसे और बकरों को बलि मां काली को चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब गढ़वाल में पशु बलि के लिए प्रसिद्ध रहे इस स्थल पर पिछले कई वर्षों से बलि प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गई। हालांकि बलि प्रथा खत्म होने के बाद भी कांडा मेले का महत्व कम नहीं हुआ है। क्षेत्र की जनता को इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है। कांडा मेला इस बार दीपावली के दूसरे दिन शुरू हुआ। सूर्य ग्रहण के चलते मंदिर समिति द्वारा भैया दूज पर्व पर पौराणिक मेले का आयोजन किया गया। वहीं भैया दूज के अवकाश होने के चलते बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं ने कांडा मेले में माता के दर्शन किए। मान्यता है कि कामदाह पर्वत पर माता चंद्रबदनी की छोटी बहन मंजूमती घोर तपस्या में लीन थी। माता मंजूमती को घोर तपस्या में लीन देख 2 राक्षसों ने उनके तप को भंग करने का प्रयास किया और जिस पर भोलेनाथ महादेव ने मां काली का आह्वान कर मंजूमती का रूप धारण कर उन 2 दानवों का वध किया। तभी से हर वर्ष माता के दर्शनों के लिए इस स्थान पर कांडा मेला या मंजू घोष मेले आयोजन किए जाते हैं। इधर रुड़की के एक गांव में दहेज के लिए एक लड़की का रिश्ता तोड़ दिया गया। मामला मंगलूर रोड पर स्थित एक गांव का है, जहां शादी के कार्ड बढ़ जाने के बाद दहेज के लिए एक लड़की का रिश्ता तोड़ा गया। पुलिस में की गई शिकायत में बताया गया कि उनकी बहन का रिश्ता मुजफ्फरनगर निवासी के युवक के साथ तय किया गया था। आरोप है कि 3 दिसंबर को शादी होनी थी और शादी के कार्ड भी बांटे जा चुके थे, लेकिन अब ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग कर रहे हैं। लड़की के घर वालों ने दहेज देने से मना कर दिया। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराली पक्ष ने रिश्ता तोड़ लिया और पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी है और आरोपी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर गदरपुर में नेशनल हाईवे निर्माण के बाद लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क जगह जगह से उखड़ गई है और इसी क्रम में आज भी 3 सड़क दुर्घटनाएं हो गईं। 3 दिन पूर्व एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक से रुद्रपुर की ओर जा रहे काशीपुर निवासी वकील आलोक शर्मा की बाइक रपट गई और जिससे वो मामूली रूप से घायल हुए। एक अन्य बाइक सवार पति पत्नी महतोष पुलिस चौकी के सामने ही गिरकर घायल हो गए। वहीं पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर एक छोटा हाथी वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिस पर 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे और पति पत्नी रुद्रपुर की ओर जा रहे थे। इनमें से एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बाकी के 3 लोगों को गंभीर हालत में समाज सेवी राजेश बजाज ने रुद्रपुर के एक अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया है। चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।